एक लड़की का बलात्कार होता है, बलात्कार के बाद आरोपी उसको जो है रोड पे छोड़ देते हैं और खून से लथपथ वो सड़क पर पड़ी रहती है। जब रात के समय एक वहाँ से अफ़सर गुज़रता है, उसकी नज़र जाता है तो देखता है कि एक लड़की विक्षिप्त हालत में पड़ी हुई है, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। तो कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है, मौके पर पुलिस पहुँचती है और युवती को गंभीर अवस्था में देख कर के उसको इलाज के लिए एम्स में भर्ती कर देती है। दोस्तों, जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, वाक़ई में सच्ची कहानी आपके दिल्ली का ये घटना है। और दिल्ली ऐसा जगह है जहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, जहाँ पर दावा किया जाता है कि यहाँ पर इंडिया में हमारी बहन-बेटियाँ सुरक्षित हैं और रात को 12 बजे आ जा सकती हैं, उनको कोई डर भय नहीं है। लेकिन ऐसे जो कानून व्यवस्था का एकदम पूरा खोल-खुल के रह गया है कि सीसीटीवी कैमरा सिर्फ़ कहने के लिए कैमरा है, अपराधियों के लिए कोई खौफ नहीं है कैमरा का। और कैमरा होने के बावजूद अपराधी किस तरह से एक मानसिक तौर पे विक्षिप्त लड़की का जो है बलात्कार करते हैं। वो 1, 2 नहीं 3 लोग उसका जो है गैंग रेप करते हैं और उसके बाद रोड पे छोड़ कर के मौके से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो आपकी घटना घटित होती है, आपकी दिल्ली में घटना घटित होती है, ओडिशा की एक रहने वाली लड़की होती है, जो एक अच्छे खासे घराना की होती है। वो एक पढ़ी-लिखी लड़की होती है, जो एक सोशल वर्कर भी होती है और वो जो है बहुत अच्छी खासी पढ़ाई की होती है और उसका मानसिक स्थिति थोड़ा सही नहीं होता है और वो समाज सेवा बहुत अच्छा खासा करती थी। समाज में जो है भागीदारी करती, जैसे चाहे भी हो गया, एड्स हो गया, इसके बारे में लोगों को जागरूक करती थी, यानी वो एक एनजीओ में काम करती थी। एक दिन अचानक होता क्या, उसके घर पे किसी बात को लेकर उसका जो है तुम हो जाता है और वो घर से जो है बिना बताए किसी को वो दिल्ली चली जाती है और दिल्ली में अपने जानने वाली एक सहेली के घर पे रहती है। और जहाँ पर जब वो वहाँ पे रहती है तो उसका जो है जो व्यवहार होता है अजीबो-गरीब होता है। तो उसके जानने वाली जो लड़की होती है पुलिस को सूचना देती है। पुलिस आती है, पुलिस उस लड़की से पूछताछ करती है और उड़ीसा में पुलिस उसके जो है जो जो उसका गिरी है, जो थाना होता है वहाँ पुलिस जाँच पड़ताल करते हैं, तो ये पता चलता है उस लड़की का जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। दोस्तों, जब ये लड़की को पता चलता है कि ये पुलिस को मेरी बात पता चल गई, तो वहाँ से अपने सहेली का घर छोड़ कर के वो जो है चली जाती है और वो कभी जो है रेलवे स्टेशन पे, तो कभी बस स्टेशन पे, कभी ओवर ब्रिज पे, कभी धर्मशाला पे, यानी जहाँ भी पब्लिक पैलेस होता था, वो वहीं पे सो जाती थी और वहीं पे अपनी रात गुज़ारती थी। लगभग वो ऐसे जो 6 से 7 महीना ऐसे रात गुज़ारी और इधर इसके माता-पिता जो अपनी लड़की का गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दिए थे। एक दिन होता क्या है दोस्तों, लड़की जो है आईआईटी के पास बैठी हुई थी और वहीं पर 2 व्यक्ति होते हैं, वो लोग शराब पीते हैं। वो लोग दारू पीते हैं, उन लोगों को दारू पीने की लत लग जाती है। उसके बाद वो हैवान दारू पीते हैं, जब वो देखते हैं वो लड़की अकेली है, तो दोनों लोग उस लड़की को खींच करके झाड़ी लेकर के चले जाते हैं और उसके साथ वो लोग बलात्कार करने लगते हैं। लड़की जो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर किसी का नज़र नहीं जाता है। तभी वहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर पहुँचता है, वो देखता है कि एक लड़की के साथ जो है ज़बरदस्ती किया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। वो हैवान ड्राइवर उसको बचाने के बजाय वो खुद उन अपराधियों के साथ मिल जाता है और वो अपने ऑटो में लड़की को बैठा करके दूसरे जगह सुनसान जगह लेकर के चला जाता है और वहाँ पर वो लोग बारी-बारी लड़की के साथ जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं और लड़की के साथ इस तरह से वो लोग हैवानियत करते हैं कि लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगता है। उसके बाद वो तीनों अपराधी उस लड़की को रोड के किनारे फेंक करके चले जाते हैं। उसके बाद रात को लगभग 3:15 होता है कि वहाँ से एक जो है नेवी के अफ़सर गुज़रते हैं। वो देखता है कि वो एक लड़की वहाँ पे खून से लथपथ पड़ी हुई करा रही है। शायद उसकी जान जा सकती है, उसके प्राइवेट पार्ट से खून भी आ रहा है। तो कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है और वारदात की पूरी बात बताता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और पुलिस लड़की को देखते है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। पुलिस फ़ौरन लड़की को जो उठाती है और एम्स में भर्ती कर देती है और लड़की का स्थिति ठीक ना होने की वजह से वो पुलिस को सही तरीके से अपना बयान दर्ज नहीं करवा पाती है। उसके बाद दोस्तों लड़की का इलाज चलता है हॉस्पिटल में, 4-5 महीना इलाज चलता है, लेकिन लड़की जो है किसी को कुछ भी नहीं बताती है। तो पुलिस जो है सच जानने के लिए पुलिस उसके बाद जो है एक होती है महिला पुलिसकर्मी, उसको जो है नर्स बना कर के लड़की के पास भेजती है और एक जो है सोशल वर्कर होती है, उसको भी महिला पुलिसकर्मी भेजती है उसका दोस्त बना कर के। वो लोग जाते हैं उस लड़की के पास रहते हैं, उसके साथ अच्छा खासा दोस्ती हो जाता है। तो उसके बाद उस लड़की से कहते हैं बताओ ये तुम्हारे साथ कैसे घटना हुई, कैसे वारदात हुई? तो उसके बाद दोस्तों लड़की जो घटना बताती है, सबका सुन कर के एकदम जो है दिमाग हिल जाता है।
जब वो लोग सब जान लेते हैं बात, वो बताती है कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे वारदात हुआ, 3 लोग थे। उसके बाद पुलिस के लड़की के बताए हुए बातों पे बयान के आधार पर पुलिस दिल्ली में 700 सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगालती है और 150 ऑटो ड्राइवरों से पूछताछ करती है, तब जा कर के आरोपी पकड़े जाते हैं। जो आरोपी होते हैं वो कोई आरोपी नहीं, बल्कि उसमें एक ऑटो ड्राइवर होता है, एक कबाड़ी वाला होता है और एक जो विकलांग होता है भिखारी। बताइए विकलांग भिखारी जिसको जो खुद नहीं से चल पा रहा है, जिसको खुद अपना मुँहताज जिसकी ज़िंदगी खुद बर्बाद हो चुकी है, वो ऐसा घिनौना हरकत कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता ऊपर वाला उसका पैर दिया होता, तो उसकी मानसिक स्थिति ना जाने कितना खराब हो सकती थी। तो दोस्तों जो तीनों आरोपी हैं, वो तीनों आरोपी को पुलिस पकड़ लेती है। जो तीनों आरोपी हैं, मैं तीनों आरोपी का आपको नाम बताते हूँ। एक का नाम है प्रभु महतो, जो आपका जो कबाड़ी वाला होता है, और दूसरा होता है मोहम्मद शमसुल, जो ये भिखारी होता है, लंगड़ा होता है, और तीसरा होता है प्रमोद, जो ये ऑटो ड्राइवर होता है। ये तीनों अपराधियों को पुलिस पकड़ करके गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है। दोस्तों अभी कुछ समय पहले जैसे आपको पता होगा 2012 में जो है दिल्ली में एक निर्भया का कांड हुआ था। उस समय लोग जो है फ्लैग मार्च निकाले थे, जगह-जगह लोग जो है कैंडल मार्च जलाए थे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। पुलिस ने कार्रवाई की थी, आरोपियों को गिरफ्तार करके भेज दिया था। लेकिन क्या फिर कभी ने सोचा था ठीक 12 साल बाद ऐसे ही घटना दिल्ली में घट सकती है, जो भारत की राजधानी है। अब ये सवाल उठ रहा है, जब भारत की राजधानी में बहन-बेटियाँ नहीं सुरक्षित हैं, तो फिर भला और जगह का कैसे भरोसा किया जा सकता है? डीसीपी ने बताया है कि रात को मुझे 3:15 पे राहगीर का सूचना आता था। डीसीपी जिसका नाम है रवि कुमार सिन्हा ने, उनका कहना है कि रात को मुझे 3:12 पे ये एक कॉलर फ़ोन बताता है कि फला जगह लड़की विचित हालत में पड़ी हुई है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। पुलिस मौके पर पहुँच करके लड़की को भर्ती कराती है। दोस्तों, अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर हमारे देश में बहन-बेटियों की इज़्ज़त के साथ कब तक खिलवाड़ किया जाएगा? जो राजनीतिक दल के लोग अपना रोटियाँ सेकने में लगे रहते हैं, क्या कभी आज तक राजनीतिक दल का किसी ने रेपिस्टों के लिए कोई ऐसा ठोस कदम उठाने की माँग किया है कि रेपिस्टों को ऐसा सज़ा दिया जाए कि कोई भी रेपिस्ट किसी भी बहन-बेटी की इज़्ज़त लूटने से पहले 100 दफ़ा सोचे, उसका जो है हालत खराब हो कि मेरा वही अंजाम हो, लेकिन कभी कोई नहीं, क्योंकि सब लोग अपनी रोटियाँ सेकने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा जो है घटना सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं। आप सब लोग को जागरूक करना मेरा उद्देश्य है कि आप अपने परिवार को सतर्क रखें, जागरूक रखें और अपने आस-पड़ोस की जितनी भी लड़कियाँ, माँ-बहनें सबको अपना माँ-बहन समझ करके उसकी हिफाज़त करें। अगर कोई रात को जा रही है, एक भाई की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से उस बहन-बेटे को उसके घर तक सुरक्षित पहुँचाएँ। उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग इस वीडियो को देख कर के अमल करेंगे, हर माँ-बहन की इज़्ज़त का हिफाज़त करने की ज़िम्मेदारी लेते हैं। फिर